नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं और उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी जेएनयू में कब्र खोदने वाली नारेबाजी आखिर क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर यह नारेबाजी की गई है। दूसरी खबर आज इस बुलेटिन में आपको समझाएंगे कांग्रेस का कलह कनेक्शन समझिए, क्योंकि अब कांग्रेस के अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ चुके हैं। तीसरी खबर होगी तेज प्रताप के चूड़ा दही भोज के मायने समझिए, क्योंकि तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति पर बड़े भोज की तैयारी में है। और चौथी खबर होगी वेनेजुएला का भारत कनेक्शन समझिए, क्या है भारत से कनेक्शन ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले सोमवार की रात एक बार फिर जेएनयू में विवादित नारेबाजी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये नारे लगाए गए, जिसने देश की राजनीति को गरमा दिया है। मंगलवार सुबह पुलिस भी मामले की जांच करने जेएनयू कैंपस पहुंची। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जेएनयू कैंपस एक बार फिर से सुलग गया है। एक बार फिर 2020 की देश विरोधी कांड के 6ठी बरसी पर नारे लगाए गए। ये नारे सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगे। ऐसा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बीजेपी नेता ऐसी नारेबाजी करने वालों को अर्बन नक्सली, भारत विरोधी और बौद्धिक आतंकवादी बता रहे हैं। ऐसे नारे हमने कांग्रेस के कार्यक्रम में भी सुने हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा बना दिया है। चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने भी ऐसी नारेबाजी पर सवाल उठाए हैं। ऐसा कहकर के हम न्यायपालिका को भी संदेह के घेरे में डाल दें। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा नारेबाजी पर बीजेपी के विरोध को चयनात्मक विरोध बता रहे हैं। सेलेक्टिव आउटरीच क्या है? मेरे बिहार की बच्चियों के लिए बोली लगाई जा रही थी, किसी को कोई आउटरीच नहीं हुआ। विवादित नारेबाजी पर जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने वसंत कुंज थाने के एसएचओ को एक चिट्ठी लिखकर आपत्तिजनक नारे लगवाने वाले छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। लेटर में उन्होंने लिखा कि ऐसे नारे लगाना लोकतांत्रिक विरोध के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसी नारेबाजी जेएनयू के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। ये नारे जानबूझकर लगाए गए थे और बार बार दोहराए जा रहे थे। ये गलत काम सोच समझ कर किया गया। शिकायत के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है। पुलिस की टीम जांच के लिए जेएनयू कैंपस पहुंची। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब जेएनयू में कब्र खोदने जैसी विवादित नारेबाजी हुई हो। सवाल है कि जेएनयू में पढ़ने आए हो या कब्र खोदने। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जेएनयू में हुए इस नारेबाजी के बाद से देश की सियासत गरमाई हुई है और अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई हैं। लेकिन हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। जेएनयू में आधी रात फिर बवाल किस बात पर हुआ, तो आपको बता दें कि सोमवार की रात जेएनयू में फिर से बवाल हुआ और इस बवाल के दरमियान विवादित नारेबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाते कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अब आप खबर तो समझिए। वीडियो सामने आने के बाद माहौल गर्मा गया और पक्ष विपक्ष में बयानबाजी तेज हो गई। इस बयानबाजी पर एनयूएसयू प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा ने कहा, हर साल 5 जनवरी 2020 को कैंपस में हुई हिंसा के विरोध में प्रदर्शन होता रहा है।
NUSU प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा ने कहा, यह वैचारिक विरोध था, नारे व्यक्तिगत हमला नहीं थे। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पूरी बयानबाजी पर, नारेबाजी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा बना दिया गया है, ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इस पूरे मामले पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कांग्रेस ने क्या कहा, वो भी जान लीजिए। कांग्रेस ने कहा कि गुस्सा जाहिर करने का बस एकमात्र तरीका था, लेकिन जेएनयू प्रशासन इस पर क्या कहता है वो अब आप समझिए। जेएनयू प्रशासन ने कहा कि एक कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। वसंत कुंज पुलिस को लेटर भी लिखा गया और इसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग भी जेएनयू प्रशासन की तरफ से की गई है। अब आप खबर तो समझिए, 5 जनवरी की रात जेएनयू में प्रदर्शन क्यों होता है, इसे अब आप समझिए। नंबर 1, 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस में नकाबपोशों ने हमला किया था और हमले की बरसी मनाने के लिए प्रदर्शनकारी जुटे थे। नंबर 2, शर्जिल और उमर खालिद की जमानत याचिका को रद्द किया गया और इसी का विरोध जताने के लिए ये सभी छात्र मौजूद थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। वजह नंबर 3 क्या रही, तो लाइब्रेरी सर्विलांस को लेकर विरोध हो रहा है। लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्निशन का विरोध किया जा रहा है। लाइब्रेरी में मैग्नेटिक गेट लगाने का भी ये छात्र विरोध कर रहे हैं। अब जरा विवादों का जेएनयू कनेक्शन आप समझिए। पहली बार नहीं है जब जेएनयू विवाद में रहा है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। तो 1983 में हिंसा की वजह से 1 साल तक यूनिवर्सिटी बंद रही थी और इसके बाद साल 1990 के दशक में कई हिंसक घटनाएं इस जेएनयू में हो चुके हैं। 2000 में मुशायरे में पाकिस्तान समर्थक नज़में पढ़ी गई थी और जब इसका विरोध करने पर करगिल युद्ध में शामिल 2 सैनिकों की पिटाई की गई थी। 2005 में पीएम के जेएनयू आने पर भी हिंसा हुआ था और फिर साल 2010 में दंतेवाड़ा में 76 जवान शहीद हुए। गोदावरी ढाबे पर जश्न मना। 2013 में महिषासुर पूजन दिवस पर दुर्गा माता पर अपशब्द वाले पर्चे बांटे गए थे और यही नहीं, साल 2016 में अफजल गुरु की बरसी पर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे भी जेएनयू कैंपस में लगाए गए थे। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने पर अलगाववादी नारेबाजी भी जेएनयू कैंपस के अंदर किए गए थे और अब एक बार फिर से ये नया नारा जो दिया गया है, नारेबाजी की गई है, इस पर बवाल मचा हुआ है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार कांग्रेस का अंदरूनी कलह एक बार फिर से सामने आ गया है। मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में हार की समीक्षा बैठक के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई, एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए गए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में कांग्रेस का क्या हाल हो गया है, इन तस्वीरों के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सामने ही कार्यकर्ता जूतम पैजार कर रहे हैं। मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, कुर्सियां फेंकी जा रही है, एक दूसरे पर लात और घूंसे चलाए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने ही लाठी चल रही है। कांग्रेस का दफ्तर रण क्षेत्र में बदल गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी हार की समीक्षा करने बैठी थी, लेकिन समीक्षा बैठक के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर लाठियां चलने लगी। हैरानी की बात तो ये है कि ये सब कुछ हुआ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान के सामने। बवाल इतना हुआ कि कई कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल हो गए। बैठक में हार के कारण और जिम्मेदारी तय करने को लेकर तीखी बहस चल रही थी। इसी दौरान 2 गुट आमने सामने आ गए। माहौल बिगड़ता देख प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। कांग्रेस दफ्तर में हंगामा और बवाल की इन तस्वीरों ने बिहार कांग्रेस में गुटबाजी और अनुशासन पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन कर रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस जूतम पैजान ने कांग्रेस में आपसी कलह को फिर सामने ला दिया है।
न्यूज 18 के लिए मधुबनी से प्रशांत कुमार झा की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर कांग्रेस के अंदरूनी कलह को बता रही है और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है। लेकिन कांग्रेस और कलह का कनेक्शन क्या है, आप इसे समझिए। बिहार में किस तरीके से कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह है, इसे समझने के लिए आप ये समझिए कि 1990 के बाद से कांग्रेस बिहार में हाशिए पर चलती गई है और धीरे धीरे कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी पर चलने लगी और उसके बाद कांग्रेस कमजोर हुई तो अंदरूनी कलह सामने आने लगी। कांग्रेस के कार्यक्रमों में बड़े नेताओं के सामने मारपीट पहले भी हुई है। भक्त चरण दास बिहार प्रभारी थे, तब सबसे ज्यादा हंगामा हुए थे। 2025 चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कलह और ज्यादा बढ़ गई है। कई नेता कार्यकर्ता बड़े नेताओं पर टिकट बेचने का ही आरोप लगाते रहे हैं और एक बार फिर वही हुआ है। हार की समीक्षा के लिए बैठक की जा रही थी, लेकिन इस बैठक में कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दो गुटों में जमकर लाठी चली। प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही ये सभी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और लाठी एक दूसरे पर बरसाने लगे। अब आप खबर तो समझिए, बिहार कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ गई है। आखिर क्यों बढ़ी है? तो अनुशासन नाम की चीज अब इन लोगों के अंदर नहीं बची है और यही वजह है कि कांग्रेस का ये अंदरूनी कलह समय समय पर ऐसी तस्वीरों के जरिए सामने आता रहा है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। तेज प्रताप यादव नई पार्टी बनाने के बाद अब अपना जनाधार बढ़ाने और परिवार के साथ पैदा हुई खटास को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप मकर संक्रांति पर भोज देने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने न्योता भेजना भी शुरू कर दिया है। तेज प्रताप से नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को भी न्योता भेज रहे हैं। तेज प्रताप के भोज के क्या मायने हैं, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नए साल 2026 का मकर संक्रांति के मौके पर दिया जाने वाला दही चूड़ा का भोज भी खास होने वाला है, क्योंकि इस बार जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी दही चूड़ा का भोज देने वाले हैं। तेज प्रताप यादव ने 14 जनवरी को अपने आवास पर आयोजित होने वाले दही चूड़ा भोज का आमंत्रण देना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि तेज प्रताप अपने भोज में सभी दलों के बड़े नेताओं के साथ साथ अपने पिता लालू प्रसाद और भाई तेजस्वी यादव को भी न्योता भेज रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि सभी लोग इस पावन अवसर पर उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे। तेज प्रताप यादव का निमंत्रण सियासी चर्चा का विषय बन चुका है। जनशक्ति जनता दल के मुताबिक इस भोज का न्योता राज्यपाल सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय चौधरी के साथ ही चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ लालू प्रसाद और तेजस्वी को भी भेजा जा रहा। तेज प्रताप का सियासी दही चूड़ा भोज के निमंत्रण पर सियासत शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि तेज प्रताप इस भोज के बहाने जहां अपनी मौजूदगी सभी दलों के बीच बढ़ाना चाहते हैं, वहीं अपने परिवार के बीच पैदा हुई खटास को भी पाटने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया जाता रहा है और इस बार अब तेज प्रताप चूड़ा दही भोज कराने जा रहे हैं। इसके क्या मायने हैं, अब आप इसे समझिए। तो बिहार में मकर संक्रांति का बहुत ही ज्यादा महत्व है। मकर संक्रांति से बिहार में शुभ काम होना शुरू हो जाता है और यही वजह है कि बिहार की सियासत में भी मकर संक्रांति का खास महत्व है। मकर संक्रांति पर चूड़ा दही भोज देने की परंपरा रही है और सियासी चूड़ा दही भोज में नेताओं का जुटान होता है। मतलब भोज के बहाने ये सभी जो नेता हैं वो मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं और भोज के बहाने सियासी समीकरण को साधा जाता है। दही चूड़ा भोज में सियासी खिचड़ी भी पकती रही है। कई बार चूड़ा दही भोज के बाद बिहार की राजनीति ने करवट भी बदली है। समझने वाली बात यह है कि तेज प्रताप यादव परिवार और पिता की पार्टी से निकाले जा चुके हैं और पार्टी से निकाले जाने के बाद
तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनाई। तेज प्रताप बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। चूड़ा दही भोज के जरिए परिवार को साधने के साथ साथ बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते होंगे। यही वजह है कि दही चूड़ा भोज का आयोजन तेज प्रताप करा रहे हैं। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। अमेरिका ने वेनेजुएला में उथल पुथल मचा दी है। अमेरिकी सैनिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उठा ले गए और उसके बाद वेनेजुएला की कमान डेल्सी रोड्रिगेज के हाथ में आ गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि मादुरो और उनकी उत्तराधिकारी डेल्सी दोनों का भारत के साथ गहरा कनेक्शन रहा है? सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इन तस्वीरों की पूरी विश्व में चर्चा है। पहले अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, उसके बाद अमेरिका की कैद में दिखते वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। अमेरिका ने वेनेजुएला पर जिस ढंग से हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को बंधक बनाया, उससे पूरा विश्व हैरान है। हालांकि मादुरो को बंधक बनाए जाने के बाद वेनेजुएला की कमान डेल्सी रोड्रिगेज के हाथ में आ गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि मादुरो और उनकी उत्तराधिकारी डेल्सी दोनों का भारत के साथ गहरा कनेक्शन है? नहीं तो जान लीजिए। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस बाबा के परम भक्त रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। तस्वीर 2005 की है, जब निकोलस मादुरो सीलिया फ्लोरेस के साथ भारत आए थे और आंध्र प्रदेश के पट्टापर्थी में सत्य साईं बाबा के चरणों में बैठकर आशीर्वाद लिया था। यही नहीं, काराकास के प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी मादुरो के प्राइवेट ऑफिस में साईं बाबा की एक बड़ी फ्रेम वाली तस्वीर लगी है। और जब 2011 में साईं बाबा का निधन हुआ, तब वेनेजुएला की संसद ने आधिकारिक तौर पर शोक प्रस्ताव पारित किया था और एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। लेकिन भारत से वेनेजुएला के संबंध की कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। मादुरो की उत्तराधिकारी और वर्तमान में वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भी साईं भक्त हैं। उन्होंने 2023 और फिर अक्टूबर 2024 में आंध्र प्रदेश के पट्टापार्थी की यात्रा की, जहां उन्होंने बाबा की समाधि पर माथा टेका था। आस्था के मामले में भी वो मादुरो की तरह ही पट्टापर्थी के साईं बाबा की अनन्य भक्त हैं। वो उनके विचार फॉलो करती हैं और हर अहम फैसला साईं बाबा को याद करते हुए लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इन दिनों देखिए वेनेजुएला के भारत कनेक्शन की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है और आइए अब हम आपको खबर समझाते हैं कि वेनेजुएला का भारत से क्या कनेक्शन है। तो पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पुट्टापर्थी वाले सत्य साईं बाबा के भक्त हैं, तो उनकी उत्तराधिकारी और वर्तमान में वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भी साईं बाबा की भक्त हैं। 2005 की बात है। निकोलस मादुरो पत्नी सीलिया फ्लोरेस के साथ भारत आए थे और आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में सत्य साईं बाबा के चरणों में बैठकर आशीर्वाद लिया था, जिसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। मादुरो की उत्तराधिकारी और वर्तमान में वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भी साईं भक्त हैं। उन्होंने 2023 और फिर अक्टूबर 2024 में आंध्र प्रदेश के ही पुट्टापार्थी की यात्रा की, जहां उन्होंने बाबा की समाधि पर जाकर माथा टेका था। अब आप जरा सत्य साईं बाबा के बारे में जान लीजिए। सत्य साईं बाबा भारत के प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, जो अब समाधि ले चुके हैं। आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में मुख्य आश्रम है और बाबा वहीं रहते थे। पुट्टापर्थी के प्रशांति निलयम से संचालित सत्य साईं बाबा संस्थान का विस्तार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के 114 देशों तक है, और यानी कि 114 देशों में ये प्रचार प्रसार इनका है और वहां के लोग इन्हें मानते हैं। सत्य साईं बाबा संस्थान 114 देशों में है, जहां पर सत्य साईं केंद्र खोले गए हैं और ये केंद्र शिक्षा, चिकित्सा, मानवीय मूल्यों पर केंद्रित है। सत्य साईं बाबा संस्थान को आप समझिए तो सत्य साईं बाबा जो संस्थान है वो क्या क्या संचालित करते हैं, तो उसके द्वारा स्कूल संचालित किया जाता है, कॉलेज
चलाए जाते हैं और अस्पताल की मुफ्त सुविधा भी लोगों को दी जाती है। वेनेजुएला का सत्य साईं बाबा से संबंध को अब आप समझिए। तो विश्व में सत्य साईं बाबा के लाखों करोड़ों मानने वाले हैं। सत्य साईं बाबा ने भारतीय आध्यात्म को विश्व भर में फैलाया है। वेनेजुएला में भी काफी संख्या में सत्य साईं बाबा के भक्त हैं। वेनेजुएला में सत्य साईं संस्थाएं सेवा के काम में लगी हुई हैं। पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही साईं बाबा के भक्त हैं। दोनों ईसाई होते हुए भी साईं बाबा के परम भक्त हैं। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का विश्व में प्रभाव दिखता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।